हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 57वीं वीडियो है। इससे पहले 56 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीक्ड सीक्रेट इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स नोन एज पनामा पेपर्स बिलोंग टू। लीक हुए गुप्त निवेश दस्तावेज जिन्हें पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है वे किसके थे? तो देखिए फ्रेंड्स, पनामा पेपर्स क्या हैं? पनामा पेपर्स जो हैं ये पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के डॉक्यूमेंट्स थे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये 2015 में जो है किसी एक अज्ञात स्रोत के द्वारा जो है इनको लीक कर दिया गया था। और इन डॉक्यूमेंट्स में क्या था? तो इन डॉक्यूमेंट्स में जो है दुनिया भर के कई अरबपतियों और नेताओं की वित्तीय जानकारी थी। तो और ये किसके थे? पनामा पेपर्स जो हैं ये किसके थे? तो पनामा की लॉ फर्म कंपनी मोसेक फोंसेका एंड कंपनी के जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और मेरा आंसर बताने से पहले कॉपी में आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, आप उसको एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये कब से कब तक था? तो 1956 से 1961 तक जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो 4.5% की वृद्धि दर के साथ घरेलू औद्योगिक उत्पादन पर जोर देना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जैसे सेकंड जो 5 ईयर प्लान था ये किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। लेकिन जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसके तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका लक्ष्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने और हरित क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज ए निबल। कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, निबल जो है टू निबल जो है 1 बाइट के बराबर होता है। किसके? 2 निबल जो है 1 बाइट के बराबर होता है। और अगर निबल की बात की जाए निबल तो क्या हो जाएगा? 1/2 बाइट यानी कि आधे बाइट के बराबर। हाफ ऑफ ए बाइट इज इक्वल टू अ निबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, हाफ ऑफ ए बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबिसीनिया इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? तो एबिसीनिया नाम से किस देश को जाना जाता था?
तो इथियोपिया को पहले जो है एबिसीनिया नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्वीन ऑफ अहमदनगर फूट अगेंस्ट एम्परर अकबर। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था? तो देखिए, अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। चांद बीबी ने जो है सम्राट अकबर के विरुद्ध वीरता के साथ युद्ध किया था। और ये जो चांद बीबी थी, ये अहमदनगर के राजा हुसैन निजाम शाह की बेटी थी। और इनका 14 साल की उम्र में जो है बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से इनका निकाह हुआ था। और इन्होंने 1595 में जो है इन्होंने सम्राट अकबर के साथ वीरता के साथ लड़ाई की थी। इसी वजह से इन्हें जाना जाता है। और ये जो चांद बीबी हैं, इनको इनकी वीरता के कारण चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्पेस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है ये विक्रम साराभाई के द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम साराभाई का पूरा नाम क्या है? विक्रम अंबालाल साराभाई। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। क्या? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई को। और इन्हें इनके कार्य के कारण जो है 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब? 1966 में। और 1972 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फड़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान इज ए फॉर्म ऑफ पेंटिंग। फड़ राजस्थान की एक कला, चित्रकला का एक रूप है। तो देखिए फ्रेंड्स, फड़ जो है ये राजस्थान की एक कला है और ये चित्रकला का एक धार्मिक रूप है, यानी कि रिलीजियस फॉर्म ऑफ पेंटिंग है क्या? फड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या कहलाता था? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये था परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इसको 1991 में जो है पुणे में स्थित सी डैक के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन और असेंबल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच इंडियन सिटी इज़ नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित, कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र रखा गया है। और इसे सोनेगांव हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्या? सोनेगांव हवाई अड्डा भी कहा जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन UPU विच इज़ रिलेटेड विद यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संक्षिप्त नाम UPU का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है क्या? UPU। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या होती है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है UPU की फुल फॉर्म होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ केरला। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है या फिर खेल है? तो देखिए फ्रेंड्स, बोट रेस जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसको ओणम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ओणम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या करवाया जाता है? नौका दौड़ इसमें होती है और ये काफ़ी फेमस है केरल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागा 220 वॉज डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सागा 220? सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया था। सागा 220 क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सागा 220 क्या है? ये सागा 220 जो है ये इसरो द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है।
और ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसका इस्तेमाल जो है वैज्ञानिक करते हैं और वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल जटिल अंतरिक्ष समस्याओं को हल करने में करते हैं। याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर है ये क्या, सागा 220। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स। निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स से स्टेटमेंट देकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ जिसमें स्टेटमेंट देकर के पूछा है नीलगिरी हिल्स में से कि इनमें से नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए नीलगिरी हिल्स कहाँ पर स्थित है। तो साउथ वेस्ट एरिया जो है इंडिया का, उसमें जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। किन किन राज्यों में है, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इनका कुछ पार्ट है। और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा जो है नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है और इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When respiration takes place even in the absence of oxygen, it is called what respiration? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसमें जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो उसे कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें अनुपस्थिति में पूछा है, यानी कि एब्सेंस में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल एंड टीक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डैश ट्रीज। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण कौन से पेड़ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साल और सागौन जो हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून वन भी इन्हें कहा जाता है। और ये क्या है, साल और सागौन, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 डेसिडुअस या पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दिस नॉवेल्स। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और ये किस उपन्यास से लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये लिया गया है आनंद मठ से। किससे, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और ये जो उपन्यास है ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1882 में जो है ये प्रकाशित हुआ था और इसी से लिया गया है क्या, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स हाई इंटरनेट स्पीड ओवर टेलीफोन वायरिंग इज कॉल्ड। वह तकनीक जो टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट स्पीड प्रदान करती है क्या कहलाती है। तो जो टेलीफोन वायरिंग पर जो टेक्नोलॉजी होती है जो कि हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाती है उसको कहा जाता है ADSL। ADSL मतलब एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ADSL की, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द टॉलेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज जो है ये भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पंजाब के मोहाली ज़िले में स्थित है। इसकी कुल हाइट कितनी है, तो 328 मीटर जो है इसकी कुल हाइट है। और ये जो टावर है ये बंदा सिंह बहादुर की याद में 2011 में बनवाया गया था। कब, 2011 में जो है ये टावर बनवाया गया था। कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 फतेह बुर्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ईयर 1937 द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द विलेज एट। वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस गांव में आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में जो अधिवेशन हुआ था ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ग्रामीण इलाके में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था,
तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक स्थान है फैजपुर। महाराष्ट्र में जो है फैजपुर स्थान पर जो है ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। और ये जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता, यानी कि ये जो अधिवेशन हुआ था 1937 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 फैजपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा आसफ अली होइस्टेड द नेशनल कांग्रेस फ्लैग इन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहाँ पर फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अरुणा आसफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में जो है इनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और एन इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस का काम करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कंसर्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से रेजिंग ओजोन लेयर जो है ये एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है। बाकी ग्रोइंग पॉल्यूशन लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीजिंग कंजम्पशन एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स जो है ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स, वीणा जो है, वीणा का ओरिजिन इंडो इस्लामिक नहीं है। बाकी तबला, रबाब और सितार जो है ये इंडो इस्लामिक ओरिजिन के हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 वीणा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनरल नेम ऑफ रॉक साल्ट। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सेंधा नमक जो होता है इसको हैलाइट के नाम से जाना जाता है। इसका जो नाम होता है, मिनरल नेम जो है, इसका मिनरल नेम है हैलाइट। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि NaCl होता है, उसका क्रिस्टल रूप है हैलाइट। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्पीसीज दैट कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड सर्च इन इट्स एरिया ऑफ हैबिटेशन इज सेड टू बी डैश स्पीसीज। एक प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में लंबी खोज के बाद भी नहीं मिल पाती है, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्पीसीज है जो अपने निवास क्षेत्र में एक लंबी खोज के बाद भी नहीं मिल पाती है, उसे कहा जाता है एक्सटिंक्ट, यानी कि विलुप्त प्रजाति उसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। एबिसीनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? ऑप्शंस आर गिवन टू यू, इटली, इथियोपिया, जर्मनी एंड जापान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।